पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे आगे चलते हुए लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए एक नए टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो किसी भी बंद तल से जितने विद्युतीय बल रेखाएं गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। यानी फ्लक्स क्या है? किसी भी सरफेस से, किसी भी मैटर में या किसी भी सरफेस में, जैसे मान लिया जाए एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस इसके एरिया ए है, तो इस सरफेस एरिया से जितने भी फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगे उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जो बताता है कि किसी भी सरफेस से, चाहे ऐसा भी सरफेस हो सकता है, सरफेस ऐसा भी हो सकता है, सरफेस ऐसा भी हो सकता है, जितने विद्युतीय बल रेखाएं इससे पास होंगे उन विद्युतीय बल रेखाओं को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद एनी सरफेस या एनी क्लोज लूप, ऐसे भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे कैसे हम? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से जितने विद्युतीय बल रेखाएं निकलेंगी या पास होंगी उसे क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई से डिनोट करेंगे। कौन से? फाई एक लेटर है, ग्रीक लेटर, जिससे हम डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो यहां पर हम डिफिनेशन उसको चलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked over any closed loop या any surface total number of field line of forces passing through them। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बंद तल से या किसी भी लूप से जितनी विद्युतीय बल रेखाएं निकलेंगी उसे हम क्या कहेंगे? फ्लक्स। क्या है? यह एक प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि कितना फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस एरिया हमने ये लिया, ये एक सरफेस एरिया है, तो इसे जितना भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है तो जितने फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस डेवलप होंगे या निकलेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसे किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय फाई। अब हम यहां देखेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आगे देखते हैं, चलते हैं। तो मान लिया जाए एक फिगर हम लेते हैं इसे, ठीक है, यह एक लूप है, यह एक सरफेस है ए, जिसका सरफेस एरिया क्या है? ए है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई में स्थित है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में स्थित है। कंसीडर ए सरफेस ए, which surface area is S। मान लिया जाए कि A एक सरफेस तल है जिसका सरफेस एरिया क्या है? S है, ठीक है। देन तब टोटल नंबर ऑफ field line of forces passing through this surface is known as electric flux। यदि
यह जो सरफेस एरिया है, यह जो सतह है, वो कहाँ स्थित है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? स्थित है। इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर electric field E where the surface A is situated। क्या है? यह सरफेस एरिया जो है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है? स्थित है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इस सरफेस एरिया से होकर जितने भी फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस गुजरेंगे, यानी जितनी विद्युतीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उनकी संख्या को क्या कहेंगे हम? फ्लक्स कहेंगे। देन तब देन फ्लक्स passing through this closed surface area S, तो हो जाएगा d phi is equal to E dot ds, E dot ds, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, D इसके एक अल्प सरफेस एरिया पर हम विचार करते हैं, एक छोटे से सरफेस एरिया ds पर हम विचार करते हैं, तो क्या होगा? d phi यानी अल्प फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, जहां ds क्या है? ds be the small cross section surface, क्रॉस सेक्शन सरफेस। तो यहां पर हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप से जितने फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, उस फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को हम कहते हैं फ्लक्स। यहां पर ऑल फ्लक्स लिए हैं और इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास टोटल फ्लक्स का मान क्या हो सकता है? ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, या इसको लिख सकते हैं E d phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा, यानी कि इसको डॉट प्रोडक्ट से भी इंडिकेट करते हैं, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन electric field and surface area of loop। तो ये देखिए, यहां पर ये एंगल थीटा ले लिया जाए तो ये अल्प सरफेस एरिया जो ds था, इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक है? फॉर एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी बंद तल के लिए, मान लिया जाए कि यह एक सरफेस लिया है, जो यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं E F G H, तब इस टोटल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसका मान भी हम क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फॉर क्लोज लूप इसको पढ़ेंगे, फॉर क्लोज लूप। क्या पढ़ेंगे इसको? फॉर क्लोज लूप। तो क्लोज लूप के लिए टोटल फ्लक्स d phi इज इक्वल टू, तो हो जाएगा फॉर क्लोज लूप E डॉट ds, या कह सकते हैं यहां पर कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। या यहां से चलेंगे आगे की ओर, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल टू E ds cos theta। This equation shows the electric flux of any closed loop। किसी भी बंद तल के लिए, चाहे यह तल ऐसा भी ले या ऐसे भी ले सकते हैं आप। जैसे मान लिया जाए कि यह भी एरिया हम आप यहाँ ऐसे ले सकते हैं, यह भी एक क्लोज लूप है, तो इससे भी फ्लक्स ऐसे गुजर सकता है, ऐसे जा सकता है। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा
और ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे काटेंगे जिसका मान होगा ds। तो फिर एनी क्लोज लूप के लिए हम ऐसा किसी भी क्लोज लूप के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो इसमें स्पेशल केस होगा कुछ जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन से स्पेशल केस है, इसमें क्या क्या होंगे आगे, उनका मान हम निकालते हैं। स्पेशल केसेस नंबर 1 में है, जैसे मान लिया जाए कि यह जो एंगल हमने लिया है E और ds के बीच का, यह थीटा है, यही एंगल है। तो यह अगर मान लिया जाए कि यह सरफेस एरिया इसके पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए, तब क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि यह जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कहाँ चला जाए, यहां से ऐसे चला है, ये लाइन कहाँ चला है, इस एंगल पर चल जाए, यानी ये दोनों एक दूसरे पे आ जाए, तब क्या होगा, तब फाई बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, यानी क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज टू 1, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी एस, यह क्या कहलाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो कोई पूछेगा आपसे कि फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, यानी कि जब बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो दोनों एक दूसरे पर हो या एक दूसरे के एकदम क्लोज निकट हो, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, एकदम 0 होना चाहिए, तब इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं, यानी फाई मैक्स इज इक्वल टू ई डी एस। नंबर 2 में, यानी नंबर 2 में चले तो हम कह सकते हैं कि यह जो लाइन है, ये जो लूप हम लिए थे, अगर ये ऐसे हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाए सरफेस एरिया एक दूसरे के लंबवत हो, यानी परपेंडिकुलर हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और इस स्थिति में देखते हैं क्या होगा फ्लक्स का मान, तो फ्लक्स का मान इस स्थिति में हम निकाल सकते हैं। तो नंबर 2 में चलते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड surface area are perpendicular to each other, then flux is equal to eds cos 90 degree, या phi is equal to eds is to 0। तो क्या होगा इस स्थिति में, फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा या फाई इज इक्वल टू 0, यह मिनिमम वैल्यू बताएगा, ठीक है, यह बतलाएगा मिनिमम वैल्यू। तो फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। किस कंडीशन में 0 होगा, तो कंडीशन आएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस स्थिति में फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानकारी इसलिए प्राप्त करेंगे क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग आगे कि अगला मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए चलते हैं, अगला तीसरा स्पेशल केस हम जानते हैं। तो तीसरा स्पेशल केस होगा कि जब मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका एंटी पैरेलल हो जाए, ये ds एंटी पैरेलल हो जाए, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा एंटी पैरेलल में। इफ थीटा इज इक्वल टू 180, दैट इज E and ds आर एंटी पैरेलल,
एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी एंटी पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाएगा। जैसे ई इधर है, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है और ds का नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जाए, तब इस कंडीशन में हम क्या लाएंगे, फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू eds cos 180 डिग्री, या फाई इज इक्वल टू eds इज टू -1, या हो जाएगा इसका मान फाई इज इक्वल टू -e/ds, यह क्या कहलाएगा, निगेटिव वैल्यू। तो फ्लक्स का ऋणात्मक मान कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के क्या हो, ठीक विपरीत दिशा में हो, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो। दिस इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हमने 3 कंडीशन जाने, 3 केसेस को जाना, और ये 3 केसेस बहुत अहम रोल निभाते हैं कंपटीशन में, और इसकी जानकारी के लिए, इसकी जानकारी हमको बहुत जरूरी है रखनी। अब यहाँ पे फ्लक्स के बारे में हमने बेहद जानकारी प्राप्त कर ली, तो इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं आगे, जो कि बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होता है फ्लक्स का। तो चलेंगे, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी हमने अध्ययन किया फ्लक्स के लिए, इक्वेशन हमने निकाला, फाई इज इक्वल टू E.ds हमने अभी निकाला है। तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम, तो फाई इज इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलम, और ds एरिया है, तो एरिया के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका ऐसा यूनिट होगा। तब इसके डायमेंशन की ओर चलेंगे हम, जो कि हम डायमेंशन निकालेंगे, तो हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएगा, तो डायमेंशन होगा फाई का डायमेंशन इज इक्वल टू ए का डायमेंशन और इंटू ds का डायमेंशन। तो ई के लिए न्यूटन प्रति कूलम mlt -2 mlt e डॉट ds हमने निकाला है, चाहे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसका न्यूटन प्रति कूलम यानी फोर्स बाय चार्ज होता है इसका, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं F बाय क्यू आई इंटू ds। इसको अगर हम आगे एक्सपेंड करके चले तो हम लिख सकते हैं mlt -2, और चार्ज के लिए होता है at, ठीक है, और यहाँ ds के लिए हो जाएगा L2। तो इसका हम मान निकाल सकते हैं ml t - 3 a - 1, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं a - 1, और यहाँ पर हो जाएगा L2, तो हो जाएगा ml3 t - 3 a - 1। इसका क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ निकाला। ऐसा यूनिट और डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये कंपटीशन में बहुत अहम रोल रखता है डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। अब चलेंगे फ्लक्स के बाद आता है एक और टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल के बारे में भी अध्ययन करेंगे हम लोग कि डाइपोल किसको कहते हैं। तो चलते हैं डाइपोल की ओर। यहाँ डाइपोल कहने से मतलब होता है कि कहीं ना कहीं दो ध्रुव, दो पोल, डाइपोल यानी दो पोल। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कहीं ना कहीं दो ध्रुव, यानी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो बिंदु हैं, इनके बीच
कुछ आवेश रख दीजिए, प्लस क्यू इधर रख दीजिए, इधर माइनस क्यू रख दीजिए, मान लिया जाए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में कहीं भी दो आवेश मगर उनके परिमाण एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, कुछ दूरी पर स्थित हो, तब उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए पेयर ऑफ टू चार्जेस, ए पेयर ऑफ टू चार्जेस, जैसा कि हमने यहाँ फिगर में बताया है, ए पेयर ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, ए पेयर ऑफ टू चार्जेस separated by a distance to each other called electric dipole। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि डाइपोल कहने का मतलब कि दो पोल, दो बिंदु एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। यानी कि ए पेयर ऑफ टू चार्जेस, ए पेयर ऑफ टू चार्जेस, a pair of two charges equal and opposite amount, equal and opposite is situated at a certain distance, मान लिया जाए ये 12 दूरी पर है, ये 12 दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी 12 है। ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन गिवन फिगर जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ए और बी दो बिंदु हैं, जहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का अमाउंट सेम है, क्यू है मगर डायरेक्शन क्या है, एक पर प्लस है और दूसरे पर माइनस चार्ज रखा गया है। इन गिवन फिगर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर टू charges separated at a certain distance 12. Two charges are separated at a certain distance 12 consist an electric dipole, consist an electric dipole। जैसे देखिए यहां पर हमने जाना कि ए और बी दो बिंदु थे जो एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इसे स्मॉल लेटर, इसे इट इज डिनोटेड बाय पी, इसे पी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज है उसका मान 0 हो सकता है, तो साथ ही साथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी 0 हो सकता है इस कंडीशन में कि नहीं। तो यहां पर एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर चार्ज का मान 0 हो सकता है। अगर दोनों को ये क्लोजली ला दें, एकदम क्लोजली ला दें, तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज जितना है ये चार्ज उतना है, अमाउंट अपोजिट है, तो इसका मान 0 हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होंगे।
मगर इसका मान 0 नहीं हो सकता है। नोट में यहां पर याद रखने वाली बात है कि टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक dipole is 0, but electric field of a dipole is not 0। यानी कहने का मतलब कि डाइपोल का मान 0 हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसका मान 0 नहीं हो सकता। E+Q और E-Q, इसका मान 0 नहीं हो सकता है।